साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह। पैरा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, और ये बात करेंगे कि जो 3 कानून सरकार, जो 3 अध्यादेश कृषि कानून लेके आई है, तो उनके ऊपर पहले कानून पे हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। तो सर, जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर के आई है, उस पे पूरी दुनिया में पूरे देश में आज आंदोलन खड़ा हो चुका है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करवाने पे अड़े हैं। सरकार रद्द करना नहीं चाहती। तो हमारा एक सवाल है सबसे पहला कि आप ये बताइए कि जो 3 कानून हैं उनमें कुछ ना कुछ, जैसे सरकार कह रही है कि इसमें ये किसानों के हक में है, चलो 100% नहीं होंगे तो 10, 20, 30 कुछ % तो हक में भी होंगे शायद। तो क्या है ये मामला? आप इस बारे में आपने अध्ययन किया है, तो आप बताएं हमारे दर्शकों को। किसानों का कहना ये पूरी तरह से निरस्त किए जाएं, ये हमारे खिलाफ हैं, हमारे हक में नहीं है, हमें इनसे नुकसान होगा। सरकार कह रही है किसानों को फायदा होगा। तो नंबर 1 कानून जो अध्यादेश है जो बनाया, उस पर क्या कहेंगे आप? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ और ये आम जनता तक पहुंचा, हाँ जी, और हमने जब इसको देखा, किसान नेताओं के बयान सुने, किसानों के बयान सुने, तो उसमें बड़े ये कहा जा रहा था कि हमारी जमीनें छिन जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। हाँ, हमारी जमीनें छिन जाएंगी, हमारी नस्लें और फसलें समाप्त हो जाएंगी। ये जो कानून है ये गलत है। तो तमाम टीवी डिबेट और नेताओं ने ये नहीं बताया कि ये कहाँ गलत है, कहाँ पर गलत है। इच्छा और आगे बढ़ी। नहीं, नेता कौन? किसान नेता है। हाँ जी, किसान नेताओं ने ये नहीं बताया कि ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, क्या खामियां हैं इसमें, क्या खामियां हैं। मुख्य तौर पे जो है केवल यही बात। आमतौर पे देखो, दोनों पक्षों से बराबर ही बात आ रही है भाई साहब। हाँ, किसान यूं कह रहे हैं कि गलत है, सरकार कह रही है सही है। ना तो सरकार ये बता रही कि सही क्या है इसमें, ना किसान यूं बता रहे कि गलत क्या है इसमें। तो आप हमारे दर्शकों को स्पष्ट कीजिए कि इसमें क्या गलत है, क्या सही है। सवाल ये। अब इसमें जब हमने रुचि बढ़ी और पढ़ा, तो हमें बहुत चिंता हुई कि बीजेपी जो सरकार है वो ऐसे बेकार रूल क्यों लेके आई जिससे किसान की जमीन चली जाएगी, नुकसान हो जाएगा, और एकदम जो है ना सारे देश का माहौल बदल गया, महंगाई बढ़ जाएगी। 3 अलग अलग ये कानून है। अध्ययन किया फिर आप? हाँ, तो उसमें मैं किसानों को ये नहीं कह रहा कि वो अपना स्टैंड छोड़े, वो अपने स्टैंड पे रहें। वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, उन्हें हमसे ज्यादा ज्ञान है। फिर भी जितना ज्ञान मुझे है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है सर। इसमें जो एक बिल है, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, जिसको हम सरल भाषा में समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बिल है, इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये कहीं नहीं लिखा है। कोई भी स्पॉन्सर या आप इसको व्यापारी कहें, किसी भी गांव में जाके ये किसी भी किसान को ये नहीं कह सकता कि आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही पड़ेगी पूरे देश में। अच्छा, किसी को भी नहीं कह सकता व्यापारी। मतलब क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपका कहने का मतलब है जांगड़ा जी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब जो कंपनियां, कॉरपोरेट कंपनियां जो भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, ये कहीं भी जरूरी नहीं है कि किसान अपनी
जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे दे। वो उसकी इच्छा है, मर्जी है, उसकी मर्जी है, ठीक है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे या ना करे, करे। अब जो जैसे कि हमारे देश में लगभग 14 करोड़ के आसपास फार्मर्स हैं, उसमें से मान लीजिए ये आभास हुआ कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहते उनके लिए तो ये पहला जो रूल है ये अपने आप में रद्द हो जाता है। ठीक है, मतलब कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हाँ जी, तो खत्म मामला। फिर क्या उनके तो झगड़ा ही नहीं होना चाहिए इस बात। पहली बात पे तो कोई झगड़ा ही नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो किसान करना चाहते हैं उनके लिए सरकार जो है एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मा तैयार करेगी सरल भाषा में। और जिस सर एक मेरा सवाल, मैं रोकूंगा आपको बीच में। फिर सरकार क्यों करना चाहती है इस नियम को लागू, जब कंपलसरी ही नहीं है तो जरूरत ही नहीं है नियम बनाने की? क्यों ये कानून किस लिए बनाया, इसमें क्या है इसके पीछे सरकार की मंशा? हाँ जी, ये बताइए आप। वर्ष 1980 में भारत देश जो है वो खाद्यान्न पदार्थ के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था। ठीक है सर। और धीरे धीरे 2020 आ गया, 21 स्टार्ट हो गया है। जितने खाद्यान्न की हमें जरूरत है उससे हम सरप्लस में हो गए 40 साल में। हाँ जी, 1920 में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, 1980 सॉरी करके 2020 तक। हाँ, हम जो है अब हमारे देश में सरप्लस खाद्यान्न एक्सेस में हो गया। अब यदि हम जो हमारा जितनी जरूरत है और जो सरप्लस है वो अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है, हमारी फसल यदि उसमें बिक जाए, इतनी क्वालिटी हमारी बढ़िया हो कि वो फसलें हमारी बिक जाएं, जो भी हम खाद्यान्न पदार्थ पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं जिनका, तो सरकार को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। उन्होंने किसानों से फसल लेनी है और आगे इंटरनेशनल बाजार में यदि हमारे खाद्यान्न पदार्थ की मांग ज्यादा हो तो सरकार को ना तो एमएसपी देने में दिक्कत है और ना उसको कम खरीदने की दिक्कत है। वो जब डिमांड ज्यादा होगी तो जितनी भी होगी वो खरीद के सारी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस फसल को, उस उत्पादन को बेच सकते हैं। समझ गया कि जो एक्सेस में होगी हमारा उत्पादन जो बढ़ गया है वो हमारा इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें नहीं बिक रही, वो मतलब पूरा का पूरा जो सरकार खरीद के अगर बेचना चाहे तो वो बिक्री नहीं है क्योंकि जो बाकी देश, अगली बात, जो बाकी देश हैं वो भी आप अपने देश में खाद्यान्न पदार्थ उत्पादन करने में आत्मनिर्भर है, जरूरत नहीं है किसी को। तो जब ये सरप्लस हो गया और सरकार एमएसपी पे खाद्यान्न पदार्थ लेके एफसीआई में स्टोर करती है और अन्य जो विभाग है उसमें उसका भंडारण करती है, और वो भंडारण जो जितना भी करती है वो वेस्ट होने लग गया। तो सरकार ने ये सोचा कि भाई क्रॉप्स पैटर्न को बदला जाए। हम एक ही चीज के पीछे ज्यादा न पड़े, भाई हम जो है ना गन्ना उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे, चावल उगाएंगे, तो वो सरप्लस में आ गया। तो सरकार के दिमाग में आया कि अब जो है क्रॉस पैटर्न को बदला जाए। उसके कई कारण और भी हैं। भूमि जल स्तर नीचे चला गया है, एनवायरमेंट में भूमि जल स्तर जो है वो नीचे जाता जा रहा है, उसमें किसान को भी नुकसान है। कभी वो इस कोने में ट्यूबवेल लगाता है, कभी इस कोने ठीक है। किसान मतलब सरकार ने सोचा कि क्रॉप पैटर्न चेंज किया जाए। उसमें मतलब क्या चेंज किया जाए? फिर 2-3 फसलें जो ज्यादा उगाता है किसान, इनके पाछे ना पड़ के न और कई तरह की फसलें उगाए, यही कहना आपका? ठीक है सर। तो उसमें यदि हम फसल की अदल बदल करते हैं, प्याज बोते हैं, लहसुन बोते हैं, हल्दी बोते हैं, मूंग
सारे तो करेंगे नहीं। दालें हैं। हाँ, जिसको ये लगता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है, कम से कम उन किसानों को तो ये काम करने दो, एकदम ब्लॉक ना करे सारे को। उसे ये लगता है कि भाई मेरे को जो है ना गेहूं और चावल से, दोनों फसलों से मिनिमम 70,000 रुपये फायदा होता है 1 एकड़ में। सर मैं एक बात नहीं मैं रोकूंगा आपको, क्योंकि इसके लिए कानून की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं होती, अवेयरनेस की जरूरत है। शायद अगर किसान को अवेयर किया जाए कि भाई ये बात है, यही बात जो आप कह रहे हैं कि भाई गेहूं चावल एक्सेस में होने लग गया हमारे पास और हमारे इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिक्री हो रही, तो सरकार उनको अवेयर करे कि भाई आप लोग हल्दी बोइए, हल्दी का रेट भी ज्यादा है, उड़द है, चना है, दाल है, जितनी दालें हैं उनका रेट ज्यादा, मूंगफली का ज्यादा। तो क्या किसान नहीं चाहता कि मुझे ज्यादा रेट मिले? आप उनको अवेयर करिए। ये मिसकम्युनिकेशन जो है वो सरकार मान रही है कि उसने बार-बार मिसकम्युनिकेशन की बात नहीं है कि सख्ताई से डंडे से। देखो दो बातें हैं, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उस टाइम उन्होंने गलत तरीका अपनाया। बहुत जरूरी था उसको कंट्रोल करना, परंतु क्या किया उन्होंने इमरजेंसी लगा करके जितने सरकारी कर्मचारी थे वो था उनको कंपलसरी कर दिया नसबंदी करवाना, और उसका बहुत बड़ा नुकसान खामियाजा कांग्रेस को, श्रीमती इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा। शायद 77 की बात होगी। तो वही बात अब इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी करने जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर सुनिए सर, है ही नहीं। आज के दिन मैं वही कह रहा हूं जो बात आपने कही, आज के दिन एक बच्चे पे नसबंदी करवा लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जागरूक हो गए। एक लड़की हो तो भी करवा लेते हैं, समझदार हो। तो जब, और वो जरूरी था उस टाइम पे। ऐसे ही ये है बात, आज जरूरी है कि हम फसलों का फेरबदल करें, परंतु वो थोपा ना जाए। थोपने की बजाय किसान को जागरूक किया जाए ताकि ये विवाद ना बढ़े, खत्म हो जाए। मैंने आपको इंदिरा गांधी का उदाहरण इसलिए बिल्कुल ठीक दिया। इसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपलसरी नहीं है। सर जिसकी इच्छा हो वो किसान उसको करे। तभी तो बार बार सरकार ये कह रही है कि आप इनको लागू करके देखिए, यदि ये ठीक नहीं हुए तो वापस कर देंगे। नहीं सर, वो दो ही बात कह रही है कि किसान के फायदे में है और आप लागू करके देखिए, नहीं हुए तो हम वापस कर दें। वही जो बात आपने की वो सरकार क्यों नहीं कह रही कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपलसरी नहीं है? वो किसानों को क्यों नहीं बता रही है बात कि भाई जरूरी नहीं है, जिसका जी करे वो दे दियो, कॉन्ट्रैक्ट पे ना तो मत दियो। ये सरकार क्यों नहीं बता रही? ये बतानी चाहिए बस। तो हम भी आप जो है डिबेट देखते हैं, किसी में भी ये क्लियर नहीं हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपलसरी नहीं है, जिसका दिल करे। अगर ये बात क्लियर हो जाए तो वो झगड़ा ही नहीं। फिर तो पहला जो कानून है वो उस किसान के लिए स्वयं रद्द हो जाता है जो नहीं कर सकता। सर मैं वही कह रहा हूँ कि पहले में तो झगड़ा ही खत्म, फिर तो 3 ना जगह कोई 2 रह जाएंगे। हाँ जी। तो आपने क्लियर कर दी ये बात, भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कंपलसरी नहीं है, परंतु हमारा ये मानना है कि जो भी है सरकार डंडे की बजाय उनको, लोगों को जागरूक करके, एग्री करके उस चीज को लागू करे तो हमारा भी भला, इस देश का भी भला, सरकार का भी भला है। तो ये थे रामचंद्र जांगला जी। एक चीज और है सर, बात अधूरी रह जाएगी। नहीं हो लिया। जो किसान भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, समझ गया मैं। एक की बात हुई है सर, जो नहीं करना चाहते उसके लिए तो ये हो गया। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं उसमें वो एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट केंद्र सरकार बनाए सरल भाषा में, और जिस भाषा को किसान समझता हो उस भाषा में भी बनाए। तमिलनाडु है,
सर ज्यादा उलझने की बात ही नहीं है इसमें, इसमें क्लियर हो चुका जो आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपलसरी नहीं है। किस लिए कर रही है सरकार, आपने बताया कि 2-3 फसलों के पीछे हमारा किसान पड़ा हुआ और वो एक्सेस में हो जाती है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी उतनी डिमांड नहीं है। यहीं पे मेरे ख्याल में कोई और बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ये बहस का मुद्दा नहीं बचता। इसमें स्पष्ट हो गया कि सरकार कानून की बजाय जागरूक करे किसान को, अपने आप समस्या। मैं एक पॉइंट और जरूर कहूंगा जी, कहो चलो। जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मा है, हाँ जी, उसके अंदर ये लिखा गया है कि क्वालिटी के आधार पर व्यापारी फसल लेगा, फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से। ये किसान के लिए घातक है। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं मैं कि व्यापारी का और किसान का प्याज पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट उनका हो गया कि भाई मैं आपकी जो प्याज है, फसल है, इसको 16 रुपए किलो लूंगा, खरीदूंगा। ठीक है सर। और उसने, किसान ने वो फसल बो दी। अब जो वो फसल तैयार हो गई तो उसको वो क्वालिटी, स्टैंडर्ड और ग्रेड से जो आज तक होता आया है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको वो फसल लेनी पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी। और उसमें अगर मौसम की मार होती है या कोई दिक्कत होती है तो किसान का कसूर नहीं है, एक्सेप्शन है उसमें। हाँ। वो नहीं है। अच्छा। उसको फसल लेनी ही पड़ेगी। जैसी प्याज हो, या गाजर बोई तो जैसी गाजर हो, आलू बोए तो जैसे आलू, जो जिस प्रकार का होगा उससे जो है ना वो स्पॉन्सर बच के ना निकल सके, उसको वो लेनी ही पड़ेगी। तो ये खामी है उसके, ये खामी है, ये पॉइंट कटने चाहिए। अच्छा। जो मॉडल परफॉर्मा हो, समझ गया। उसमें सरकार ने ऐसा किया भाई, उसकी फिर क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तय करेगा कि भाई मैं फसल पैदा होने के बाद वो देखेगा कि मैं किस रेट में लूंगा। ये जी नहीं, पहले रेट पहले फिक्स हो जी सर। मैं वही कह रहा हूं, पर इसमें है क्या? इसमें आप ये कह रहे हैं कि पहले फिक्स होना चाहिए और इसमें ऐसा नहीं है। पहले फिक्स होगा रेट, तो फिर उसके बाद क्या बचता? उसके बाद ये बचता है कि वो क्वालिटी, स्टैंडर्ड और ग्रेड के बहाने जो अब तक चलता आ रहा है, ये चीज कटे। उसको जैसी फसल हुई है वही तो कह रहा हूँ, आप समझे नहीं कि वो जैसी फसल पैदा हुई है, जो रेट पहले तय हो गया उसी रेट पे खरीद दे, चाहे रेट कम भी हो जाए। यदि 16 रुपए किलो यदि कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बाजार में 16 ही खरीदे, 16 ही खरीदे, चाहे बाजार में 10 रुपए हो। और क्वालिटी जैसी भी, जैसे, क्योंकि ये किसान के हाथ में नहीं है क्वालिटी। किसान नट बोल्ट नहीं बना रहा, किसान कोई साइज लेके नहीं बना रहा, ये धरती माँ और परमात्मा के आदि है। किसान के हाथ में तो मेहनत करना है। और यहाँ पर जो है ना, ये पॉइंट घटने चाहिए। मैंने पूरा मॉडल परफॉर्मा तैयार किया है, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता सकता हूँ। तो जांगड़ा जी ने पहले जो अध्यादेश में जो अच्छाई थी वो बताई, क्यों लागू करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और उसमें कमी क्या है वो बताई। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको डेली कोई ना कोई नई जानकारी देते रहेंगे। जांगड़ा साहब नमस्कार, धन्यवाद आपका।